मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 7 विजयनगर साम्राज्य। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। देखिए, इस चैप्टर में हमें 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का काल हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर है हमारा विजयनगर के बारे में। विजयनगर भारत के साउथ में एक राज्य था जो कि बहुत ही ज़्यादा समृद्ध राज्य था। यहाँ के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा का नाम है राजा कृष्णदेव राय। तो इस चैप्टर में हम विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो इतना समृद्ध हुआ और किस तरह से उसका पतन हुआ। देखिए, विजयनगर 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में बहुत ज़्यादा समृद्ध राज्य था। इसकी राजधानी का नाम हम्पी था। इसमें हमें इसका नाम भी हम्पी है। अगर कोई इसकी राजधानी का नाम पूछता है तो वो भी आपने हम्पी बताना है। और ये नाम कैसे पड़ा था? वहाँ की जो स्थानीय मातृ देवी थी पंपा देवी, उनके नाम से इसका नाम जो है, इस जगह का नाम हम्पी पड़ा। अच्छा, विजयनगर का मतलब क्या होता है? आपकी पहली लाइन में दे रखा है, विजयनगर अथवा विजय का शहर। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। विजयनगर का मतलब होता है विजय का शहर। एक शहर और साम्राज्य दोनों के लिए नाम प्रयुक्त था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। तो इसका विस्तार कहाँ से था? कृष्णा नदी से लेके सुदूर दक्षिण तक, मतलब दक्षिण में नीचे तक ये लगभग फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में ये उजड़ गया। ठीक है, तो इसका पतन कौन से साल में हुआ था? 1565 ईस्वी में। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो चुका था, फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। ठीक है, चाहे इसका पतन हो गया था, ये उजड़ गया था, लेकिन जो लोग थे उनकी यादों में ये जीवित रहा। जो वहाँ के उस एरिया के लोग थे, उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। ठीक है, वो विजयनगर नाम से नहीं याद करते थे, वो किस नाम से याद करते थे? हम्पी के नाम से। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। तो कुछ तो मौखिक परंपराएं थी, वो जो वहाँ के लोग थे, जो उनकी स्मृतियाँ थी। उसके अलावा और क्या थे? वहाँ के जो खोज थी, खोज में क्या मिलते हैं? जैसे मंदिर वगैरह मिल जाते हैं, पुरानी इमारतें मिलती हैं, उससे भी उस काल का पता चलता है। और इसके साथ साथ स्थापत्य के नमूने, अभिलेख जो है, जो पुराने लिखे हुए अभिलेख होते हैं, उनमें दस्तावेज, ये सारी चीज़ें जो है मिली हैं, जिससे कि हमें उस काल के बारे में पता चलता है। अच्छा, पता नहीं लाइन क्यों आ रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने ब्रश उठा रखा है, शायद इसको बंद कैसे करूं? ये रहा ब्रश। यस, बंद हो गया। अच्छा, हम्पी की खोज। हम्पी के ये भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए। अब इसकी खोज कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। ठीक है, 1800 ईस्वी कौन सी होती है? जो 1700 और कुछ करके आती है। और उस टाइम पे भारत में कौन थे? ब्रिटिश लोग थे। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी। तो जिस टाइम इसकी खोज हुई, उस टाइम पे भारत में कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका ही राज चल रहा था। और इसकी खोज किसने की थी? ये नाम आपने अंडरलाइन करना है, याद रखना है। इसकी खोज की थी कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, जो कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। उन्होंने इसका सबसे पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियाँ विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। जो इसकी जानकारी थी वो कैसे मिली थी? यहाँ पे बहुत ही फेमस मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर।
और दूसरा पंपा देवी के पूजा स्थल थे जिसके नाम पे यहाँ का नाम पड़ा था हम्पी। तो वहाँ के जो पुरोहित थे, जो कुछ उन्हें याद था, उनकी स्मृतियों पे आधारित उन्हें जानकारी मिली। और बाद में 1856 से छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए। ठीक है, यहाँ के जो चित्र थे वो मिले बहुत सारे, जिससे शोधकर्ता इसका अध्ययन कर पाए। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। तो इस टाइम पे जो यात्री आए थे उसको भी पढ़ा गया। ठीक है, और उससे भी इस टाइम की जानकारी हमें मिली। अच्छा, अब ये देखिए, आपका आगे आ जाते हैं कॉलिन मैकेंजी, जिनकी हम बात कर रहे थे, जिन्होंने इसकी खोज की थी। अब कॉलिन मैकेंजी के बारे में पढ़ते हैं। कौन थे ये? 1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। ये मैंने आपसे पूछा भी था कि जब वो भारत के सर्वेयर जनरल बने तो उनकी उम्र कितनी थी। 1821 में उनकी मृत्यु तक वह इस पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। वह कहते हैं, ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को यह विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों जो उस समय भी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा थे को प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानूनों तथा रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकती थी। अच्छा, ये स्रोत तो मैंने आपको कराई था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। अब आ जाते हैं राय, नायक और सुल्तान। आपको पता है ये जो यहाँ के शासक थे वो अपने को राय कहलाते थे, जैसे राजा कृष्णदेव राय। ठीक है, परंपरा और अभिलेख साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई। देखिए, ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि विजयनगर की स्थापना किसने की और कौन से सन में की। तो विजयनगर की स्थापना किसने की है? हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। और कौन से सन में की? 1336 में। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। तो यहाँ पे कैसे लोग थे? अलग अलग परंपराओं के, जैसे भारत में अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोग हैं और अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। तो इसी तरह के लोग यहाँ पे अलग अलग परंपराओं को, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग परंपरा मानने वाले, अलग अलग धर्म वाले, ऐसे मतलब विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, समकालीन राजा क्या होते हैं? जो उस टाइम और जगह पे राजा थे। ठीक है, जिनमें दक्कन के सुल्तान, कौन से राजा थे? दक्कन के सुल्तान थे, और उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे। उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। तो जो विजयनगर के शासक थे, उनका समकालीन राजाओं, जो उस टाइम के राजा थे, उनके साथ किस चीज़ के लिए संघर्ष होता था? किस चीज़ के लिए लड़ाई होती थी? उर्वर नदी घाटियों के लिए और लाभकारी विदेश व्यापार से उत्पन्न संपदा के लिए। एक तो जो उर्वर नदी घाटियाँ थी उनके लिए लड़ाई होती थी, सब चाहते थे कि उनको मिल जाए, और दूसरा जो व्यापार से संपदा होती थी उसके अधिकार के लिए लड़ाई होती थी। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लग गया। अब जब ये बाहर वालों से मिलेंगे तो विचारों का आदान प्रदान भी होगा, तो वहाँ की जो भवन
निर्माण कला थी, जो स्थापत्य क्या होता है जिसको आर्किटेक्चर कहते हैं कि किस तरह का भवन निर्माण है, तो उसका भी आदान प्रदान होने लगा। तो वहाँ का जो बाहर के आर्किटेक्चर था, जो वहाँ का स्थापत्य था, वो भी यहाँ के भवनों में दिखाई देने लगा। उसकी छवि जो है विजयनगर के भवनों में भी दिखने लग गई। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया, जिन्हें उन्होंने आगे और विकसित किया। इस राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोलों और कर्नाटक में होयसालों के राज्य का विकास देखा था। ठीक है, तो ये राज्य थे। इस टाइम पे किसका विकास हुआ था? पूरे ही राज्य का बहुत विकास हुआ था, चोल और कर्नाटक के होयसालों के। तो यहाँ के लोगों ने ये उनका टाइम भी देखा था। इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा बेलूर के चन्नकेशव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। ये जो पुराने शासक थे, उन्होंने इन मंदिरों को अपना संरक्षण प्रदान किया था, मतलब इनकी देखभाल की थी, इनके लिए काम किए थे, इनको सही से रखने के लिए। तो विजयनगर के शासक जो थे, जो अपने आप को क्या कहते थे? राय कहते थे। उन्होंने इसी परंपरा को बढ़ाया, मतलब इन्होंने भी मंदिरों का संरक्षण किया, उनका देखभाल की, उन पर पैसा लगाया, खर्च किया, ताकि वो वैसे ही बने रहें। ठीक है, उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब देखिए, हाथी, घोड़े और लोग। गजपति का क्या मतलब होता है? हाथियों का स्वामी। नाम से पता चल रहा है, गजपति हाथियों का स्वामी। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। गजपति किसका नाम था? उड़ीसा के शक्तिशाली शासक वंश का। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों का स्वामी कहा गया है। ठीक है, दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति का नाम दिया गया था, तथा राय कौन थे? जो विजयनगर के शासक थे, उन्हें नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो गजपति कौन थे? उड़ीसा के शक्तिशाली शासक। और दूसरा क्या है? घोड़ों के स्वामी मतलब अश्वपति। ये किसको कहा गया था? दक्कन के सुल्तानों को। और राय जो थे, जो विजयनगर के शासक थे, उन्हें क्या कहा गया था? नरपति, मतलब लोगों का स्वामी। अच्छा, शासक और व्यापारी। इस टाइम के शासक जो थे वो किस तरह का व्यापार करते थे? देखो, इस टाइम पे बहुत ही प्रभावशाली युद्ध सेना होती थी, तो मेनली युद्ध के लिए सामान चाहिए होता था, घोड़े चाहिए होते थे, बंदूक चाहिए होती थी। और जो चीज़ यहाँ पे अच्छी होगी उससे वो बाहर भेजेंगे। ठीक है ना, तो मेनली ये जो व्यापार होता था वो यहाँ पे किस चीज़ का होता था? घोड़े का होता था, जो ये बाहर से लेते थे अरब से, और बंदूकों का होता था। और ये बाहर क्या भेजते थे? इनके पास होते थे बहुत अच्छे मसाले, वस्त्र और रत्न। ठीक है, उसको ये बाहर भेजते थे, और बाहर से भी मंगाते थे जो इनको चाहिए होते थे, रत्न वगैरह, क्योंकि लोग बहुत ही यहाँ के अमीर थे और शौकीन थे, बहुत ही अच्छे आभूषण पहनने के, अलग अलग तरह के आभूषण पहनने के। तो चलो अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। चूँकि इस काल में युद्ध कला प्रभावी अश्व सेना पर आधारित थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। कहाँ से आते थे घोड़े? अरब से। अरब के घोड़े बहुत अच्छे माने जाते थे। और मध्य एशिया से तो आयात होता है जो हम बाहर से चीज़ मंगाते हैं, तो बाहर से जो है घोड़े मंगाते थे। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुदिरई चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था। इसको आप जो है अंडरलाइन कर लीजिए, 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि कुदिरई चेट्टी किसे कहा जाता था? घोड़ों के व्यापारी को। या घोड़ों के व्यापारी को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा कुदिरई चेट्टी। ठीक है, तो वो इन विनिमय में भाग लेते थे। 1498 ईस्वी से कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए। ये कौन थे? पुर्तगाली। 1498 में भारत में पुर्तगाली लोग आ गए थे, जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए। पश्चिमी तट पता है कौन सा होता है?
जिस तट पे वो आ जाता है, बम्बई वगैरह आ जाता है ना, वो सारा तट पश्चिमी तट हुआ, तो उस तरफ से आए पुर्तगाली और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने आके क्या कोशिश की कि वो यहाँ पे आके अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करें, और सामरिक मतलब जैसे जो युद्ध में काम आने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो सब सामरिक कहलाती हैं, तो उसका केंद्र स्थापित करें। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, बहुत अच्छे उनके हथियार वगैरह थे, तो उनकी जो बेहतर तकनीक थी, सामरिक मतलब युद्ध की तकनीकें, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाकर उभरने में सहायता की। तो वो लोग किस लिए आए थे? व्यापार के लिए आए थे। कौन? पुर्तगाली 1498 में आए थे, और उनका मेन पर्पस क्या था? व्यापार करना। अपना जो सामरिक उनकी तकनीकें बहुत अच्छी थी, इसलिए वो बंदूकों का यहाँ पे व्यापार करने आए थे। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजार के लिए प्रसिद्ध था। विजयनगर में क्या चीज़ अच्छी होती थी? मसाले, वस्त्र और रत्न। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी। ठीक है, ये चीज़ें जो इनके पास होती थी, मसाले, वस्त्र और रत्न, वो ये बाहर भेजते थे, और यहाँ की जनता जो है उनको, क्योंकि बहुत अमीर थी, बहुत ज़्यादा महंगी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्न और आभूषणों की। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। अब जितना व्यापार से राजस्व आता है, उससे राज्य भी समृद्ध होता था। अच्छा, अब राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। चरमोत्कर्ष मतलब सबसे अच्छा राज्य किस टाइम पे रहा और किस टाइम पे उसका पतन हुआ। अब देखिए, उस जो राज्य उस टाइम पे आए सामने, जो वंश आए सामने, उन सब के नाम इसमें बताए गए हैं। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। पहले राजवंश, जो संगम वंश कहलाता था, ने 1885 तक नियंत्रण रखा। सबसे पहला वंश कौन सा था? संगम वंश, जो 1485 तक रहा। उसके बाद वो कौन आ गए? उन्हें सुलवों ने उखाड़ फेंका। तो संगम वंश के बाद अगला वंश आया सुलभ वंश, जो सैनिक कमांडर थे। इसमें कौन थे? सैनिक कमांडर थे, और वो 1503 तक सत्ता में रहे। पहला 1485 तक रहा, और दूसरा वंश जो था सुलभ वंश, वो 1503 तक सत्ता में रहे। उसके बाद तुलुव वंश आ गया। तुलुव में जो थे सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तुलुव वंश से ही संबंध था इनका। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, यही पूछा जाता है बार बार कि कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता क्या थी। तो इसका आंसर क्या आएगा? विस्तार और दृढ़ीकरण। विस्तार मतलब वो अपने राज्य का विस्तार करता था आसपास के राज्यों को जीत के, और दृढ़ीकरण का मतलब अंदर भी सब कुछ शांति थी, सब लोग समृद्ध थे। इस काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल किया। जो राजा कृष्णदेव राय था, उसने किस तरीके से विस्तार किया? सबसे पहले तो उसने तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र, जिसे रायचूर दोआब कहते थे, वो जीत लिया। उसके बाद उसने उड़ीसा 1512 में किया था वो। उसके बाद 1514 में उड़ीसा के शासकों का दमन किया तथा बीजापुर और के सुल्तान को पूरी तरह पराजित किया। 1520 में क्या किया? हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी अतुलनीय शांति और समृद्धि की परिस्थिति में फला फूला। ठीक है, जो राज्य था वो हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, मतलब लड़ाई के लिए हमेशा वो तैयार रहते थे, लेकिन फिर भी ये नहीं था कि वहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़े ही होते रहते हो। वहाँ पे बहुत ही शांति थी, अतुलनीय है, इतनी बहुत ही ज़्यादा जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, और समृद्धि, बहुत ज़्यादा समृद्धि थी। लोग बहुत ही अच्छी स्थिति में थे, अमीर थे, और इन्हीं स्थितियों में ये फला फूला।
कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव को ही जाता है। मैंने आपको बताया था गोपुरम क्या होते थे, वो मंदिरों के गेट होते हैं। जो साउथ के मंदिर हैं उसमें इतने बड़े गेट होते हैं कि पीछे का मंदिर तो छोटा होता है लेकिन गेट इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि वो दूर से ही नज़र आ जाते हैं और वो बहुत ही सुंदर सजे हुए होते हैं। तो कृष्णदेव राय ने भारत के मंदिरों में भव्य गोपुरमों को बनवाया था, उनका निर्माण कराया था। उसने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीपी नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की थी। कौन सा नगर बनाया था उन्होंने अपनी मम्मी के नाम पे? नगलपुरम। विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होता है। अच्छा, 1529 में क्या हुआ? कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। जब तक कृष्णदेव राय रहे राज्य में बहुत ही समृद्धि रही, शांति रही, उन्होंने अपने राज्य का खूब विस्तार किया। लेकिन 1529 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो क्या हुआ? राज्य के ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। उनके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों तथा सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। जो नायक और सेनापति थे उनसे उनको चुनौती का मतलब वो उनको संभाल नहीं पाए, उनसे चुनौती मिलने लग गई। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराविदु के हाथ में चला गया। 1542 में क्या हुआ? उनका शासन खत्म हो गया और शासन किसके हाथ में चला गया? अराविदु वंश के। तुलुव का जो थे तुलुव वंश, उसका शासन खत्म हो गया और 1542 में चला गया अराविदु वंश के हाथ में। तो अभी तक हमने देखा कि कौन कौन से वंश आए थे। सबसे पहले था संगम वंश, फिर सुलुव वंश, तुलुव वंश और चौथे नंबर पे आ गया हमारा अराविदु वंश, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। उन्होंने 17वीं शताब्दी के अंत तक अपनी सत्ता बनाए रखी। पहले की तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे पहले था विजयनगर के शासक और आसपास के जो शासक थे उनके बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे और वो एक दूसरे से प्रभावित भी होते थे। कुछ ये नहीं था सिर्फ लड़ाई झगड़े ही चलते हैं। तो इस तरह जो है समीकरण जो है बदलते रहे, कभी अच्छा कभी बुरा। अंततः ये स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुई। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तंगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, के युद्ध में उतरी। यहाँ उसे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। ये लाइन आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लेनी है, याद कर लेनी है कि 1565 में विजयनगर की सेना, प्रधानमंत्री कौन थे? राम राय, वो नेतृत्व कर रहे थे। और कौन सा सन था? 1565। कौन सी जगह थी? राक्षसी तंगड़ी, जिसे आजकल तालीकोटा कहते हैं। तो उस जगह के युद्ध में 3 जने एक साथ हो गए थे। आपको मैप में कल दिखाया भी गया था। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, इन तीनों ने मिलके एक साथ विजयनगर शहर पे धावा बोल दिया। ठीक है। और ये किस लिए बोला गया था? क्योंकि राम राय की कुछ नीतियाँ जो थी वो अपने को बहुत स्मार्ट समझ रहा था। वो चाहता था, वो कभी किसी की हेल्प कर देता था इन तीनों में से, कभी किसी की। इनको आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे तो ये पता ही नहीं चलता था किसके साथ है वो इनको। तो उसकी ये जो नीति थी, ये आपस में लड़ते रहें और ये आराम से शासन करते रहें। तो बाद में उन सब ने जो लड़ते रहते थे उन सब ने मिलकर एक साथ ही विजयनगर पे धावा बोल दिया। जो उसकी नीतियाँ थी, आपने नाम याद रखना, राम राय। कौन नेतृत्व कर रहा था सेना का? प्रधानमंत्री राम राय। तो जब 3 तरफा हमला इस पे हुआ विजयनगर पे, शुरू में तो बहुत अच्छी तरीके से वो लड़े, लेकिन बाद में विजयनगर की हार हुई। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा।
जो विजयनगर था उसे बहुत अच्छी तरह लूटा गया। 3 जो सेनाएं आ गई थी। उस टाइम पे खाली विजयनगर ऐसा था जहाँ पे हिंदू लोगों का राज्य था। बाकी बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा इन सब पे मुग़ल लोगों का शासन था। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया। अराविदु राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी से शासन किया। और ये देखो, आप मैप में तंजावुर देख लीजिए, क्विलोन, और विजयनगर देखिए कहाँ पे है, गोवा के साथ में दिख रहा है ना, ये विजयनगर है। बीजापुर देखिए कहाँ पे है, बीजापुर ऊपर आ गया। गोलकुंडा कहाँ पे है, देखिए साइड में गोलकुंडा भी आपको ऊपर दिख जाएगा। ये बीदरपुर है। और इस तरह गोवा की तरफ ही जो है ना आपका अहमदनगर जो है वो इधर गोवा के आसपास ही आ जाता है, इस विजयनगर से बीजापुर के साइड में। तो ये तीनों जो थे, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। अहमदनगर इसमें दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन ये गोवा की तरफ, मतलब इस बाउंड्री की तरफ ना, बीजापुर से थोड़ा सा इधर आ जाता है। मैप आपको कराई दिया गया है। हालांकि विजयनगर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थीं। फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। ठीक है, चाहे जो विजयनगर का विध्वंस हुआ उसके लिए कौन जिम्मेवार था, जो सुल्तानों की सेनाएं थी वो जिम्मेवार थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमेशा उनके जो रिलेशन थे शत्रुतापूर्ण ही रहे हों। राजा कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन भी किया था। यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया था। उन्होंने यवन राज्य की स्थापना करवाई थी। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। तो खाली कृष्णदेव राय ने नहीं, जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई तो जो सीमा विवाद था उसे सुलझाने के लिए इसने हस्तक्षेप किया था, बीजापुर के सुल्तान ने। वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थी। यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वह सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। तो आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी का हम अगले उसमें करेंगे।